हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी बिजनेस लॉ की, आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू करवा देता हूँ दैट हम क्या क्या कवर कर चुके हैं एंड हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैं आपको करवा चुका था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक एंड हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी कर लिया था। इससे पहले जो टॉपिक्स थे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे पहले वाले टॉपिक्स थे टाइप्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारे ओपीसी, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आप पहले के लेक्चर्स देख करके आओ तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो जाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पीओवी से, लेकिन उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ शेयर्स, कॉज कंपनी की पूरी कैपिटल ही इस पे बेस्ड होती है, किस पे, शेयर्स पे बेस्ड होती है। तो फटाफट पहले मैं आपको नोट से सब करवा देता हूँ, देन मैं आपको मॉड्यूल से एक रीडिंग दे दूंगा दैट हम जो है करेक्ट कर रहे हैं और सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। उससे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग शेयर्स वाले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दैट हमारे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में हमें इनकॉर्पोरेशन के बाद एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि है इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी सेक्शन 9 जो है ये दिया हुआ है। इसमें है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या फॉलो क्या वो होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं कि लाइक रजिस्टर हो गई कंपनी तो उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं। एंड एक हमारा इसमें टॉपिक दिया हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ एमओए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एमओए एंड एओ का क्या इफेक्ट होता है, तो ये दो टॉपिक मैं आपको फटाफट करा दें जो कि सेक्शन 10 है और एक है सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 9 और सेक्शन नंबर 10 में आपको एक जनरल सी नोटिंग दे देता हूँ। हालांकि मेरे को लगता नहीं एग्ज़ाम पी से इतना इंपॉर्टेंट है ये, बट स्टिल मैं आपको करवा देता हूँ। तो इसको हेडिंग दे देते हैं सेक्शन नंबर 9, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 9, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है दैट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या चीज़ें हो जाती है, लाइक क्या डिफरेंट हो जाता है ऐसा। तो इसमें कुछ नहीं, बस यही चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी के पास क्या पावर्स आ जाती हैं, वही चीज़ लिखना है। तो मैं आपको पहले एक नोटिंग दे देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फटाफट इस चीज़ को लिख लेते हैं। फ्रॉम द date of certificate of incorporation, all the subscriber to MOA and the directors are bound for their activity towards company enjoys the benefit of perpetual succession, separate legal entity and body corporate। ओके गाइस, मैं दिखा देता हूँ। एंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, इट कैन हैव कॉमन सील एंड होल्ड या फिर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी on its own name। Company can be sued or can
सी यू। बेसिकली यही बता रहा था गाइस कि अब देखो कंपनी के जो भी फीचर्स हैं वो कंपनी को बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अब वो स्पेसिफिक फीचर्स को कब रिसीव होंगे, जब कंपनी क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन में आ जाएगी। तो बस यही लिखना है कि फीचर्स कंपनी को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यही है कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था ना कि जो आरओसी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम सब कुछ देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या करता है आरओसी, क्या एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देता है। यही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, एक इंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो इस डेट के बाद से क्या हो जाते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, अब सब्सक्राइबर सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो एमओए को जिन्होंने साइन किया, सबसे पहले जिन्होंने एमओए को साइन किया है वो क्या होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं। ठीक है, तो एमओए, सब्सक्राइबर टू द एमओए, एंड जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए टुवर्ड्स द कंपनी। जो भी एक्टिविटी कर ले वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनकी। अब क्या है कि कंपनी इंजॉयज द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि अब कंपनी क्या करती है, इंजॉय करती है, किसके बेनिफिट करते हैं, बेनिफिट इंजॉय करती है किस किस चीज़ के, सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाता है। तो बेसिकली कंपनी को कंपनी के फीचर्स मिल जाते हैं। वो कब मिलते हैं, जब कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, कॉमन सील रख सकती है, वो होल्ड और ट्रांसफर कर सकती है प्रॉपर्टी को किसके, अपने खुद के नाम पे, और कैन बी सूड, उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है, और वो भी क्या है, किसी और के ऊपर केस फाइल कर सकती है अपने खुद के नाम पे। यू गेट इट गाइस। तो जितने भी कंपनी के फीचर्स हैं वो कंपनी को मिल जाते हैं कब, रजिस्ट्रेशन के बाद। तो सेक्शन 9 में सिर्फ इतना ही था। अब हम चलते हैं सेक्शन 10 में, जो कि फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। सेक्शन नंबर 10, ओ आई एम सॉरी, सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 बात करता है बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। आई एम सेइंग अगेन गाइस, अगर आप एग्ज़ाम में लाइक सिर्फ ये वाली चीज़ें भी याद करके जाओगे, जितना भी मैंने आपको लिखवाया है यही बेसिकली मैंने इसमें तो क्या है, आपको पूरे पूरे सेंटेंस लिखवाए हैं, किसी किसी पर मैं आपको पॉइंटर्स दिए, तो आप वो कीवर्ड्स भी याद करके जाओगे और उन कीवर्ड्स के अराउंड ही सेंटेंस फ्रेम कर दोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस। बिकॉज लॉ का बेस्ट वे यही है एग्जाम को पास करने का, दैट आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि लॉ कहना क्या चाहता है, उसके अराउंड आप सेंटेंस फ्रेम करना। सो प्लीज़ अगर आप ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आप इन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपको ये बाय हार्ट याद हो ये सारी चीज़ें, एग्जाम में जाके आपको सोचना ना पड़े। सो पहले से अच्छे से रिवीजन करके चलना। अब क्या है, बेसिकली बात कर रहा है एमओए और एओए का क्या फ़र्क पड़ता है, इसके इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। तो मैं पहले आपको इसकी जनरल से नोटिंग दे देता हूँ। बेसिकली आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसी को आपको कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। द एमओए एंड एओए binds the member of the company and require observance of rules and regulations by such members। नेक्स्ट चीज में आती है ऑल मनी पेबल बाय member to the company। the member shall be considered and treated as creditor for such money। बेसिकली अब इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो ये क्या करेगा कि एमओ एंड एओ के क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी पे। तो जो एमओ एंड एओ है ये क्या करता है, बाइंड करता है, ये चीज़ क्या करता है, बाइंड, क्योंकि एमओ एंड एओ पे क्या होता है, साइन करता है। एमओ पे आपको पता है सब्सक्राइबर साइन करते हैं और एओ पे कितना है, जो भी है डायरेक्टर साइन करते हैं। तो ये बाइंड करता है क्या, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, ये मेंबर्स ऑफ द कंपनी को बाइंड करता है कंपनी को लेकर के, एंड रिक्वायर करता है कि ये मेंबर्स क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। बेसिकली ये प्रोविजन ये भी कहता है कि जैसे यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, इसने भी कंपनी के क्या ले रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं, और ये भी क्या है, मेंबर है, और इसने भी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और ये भी क्या है, मेंबर है। ओके गाइज, तो ये एक अलग मेंबर है, ये एक अलग मेंबर है, तो ये दोनों कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आई एम सॉरी, ये एक पर्सन है एंड ये एक पर्सन है, ये कंपनी है। तो इस कंपनी ने क्या है, इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, इस पर्सन ने इस कंपनी के शेयर रखे हैं, एंड इस पर्सन ने भी इस कंपनी के क्या रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो यही प्रोविजन ये भी कहता है कि इनका कंपनी से रिलेशन है, दैट डजेंट मीन कि इनका आपस में भी रिलेशन है। तो अगर ये बंदा कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए ये लायबल नहीं होगा। गेटिंग इट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज़ ये प्रोविजन में कहता है। ये कहता है कि ऑल मनी पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी, अगर ये मेंबर कंपनी को, जैसे ये मेंबर तो है कंपनी का, लेकिन ये क्या करता है, कोई पैसा भी उधार पे दे देता है, लाइक कोई गुड सेल कर देता है, ठीक है, गुड सेल कर देता है, तो कंपनी क्या है, क्रेडिट पे ले लेती है सामान। तो अब ये कंपनी के लिए क्या हो गया, ये पर्सन क्रेडिटर भी हो गया, मेंबर के साथ साथ क्रेडिटर भी हो गया, क्यों, क्योंकि इसने पैसा भी दिया है कंपनी को। तो अगर इस क्रेडिटर के लिए इस जो डेट है, जो कंपनी के ऊपर डेट है इस पर्सन का, उसके लिए इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, क्रेडिटर ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि ये मेंबर है तो छोड़ो उसको पैसा नहीं देते, जो उसका हक बनता है क्रेडिटर की तरह कैपेसिटी में, उसको क्रेडिटर ही कंसिडर किया जाएगा उस मनी के लिए जो भी उसने क्या है। अब जैसे मेंबर के बनने के लिए तो उसने क्या है, शेयर्स ले रखे होंगे, मान लो उसने 100 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, तो इस 100 शेयर्स पे तो क्या है कि कंपनी का हक है कि यार ये मेंबर बनने के लिए इसने दिए थे। लेकिन जो ये क्रेडिटर बना है, इस क्रेडिटर में इसने क्या है, कंपनी को जो पैसा दिया वो क्रेडिटर की कैपेसिटी में दिया, तो उस केस में क्या है, उस मनी को हम क्या कंसिडर किया जाएंगे, ऑल मनी को क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ क्रेडिटर की कैपेसिटी में दिया है, तो उसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करके दिया जाएगा। यू गेटिंग इट, तो यही पॉइंट थे इसमें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बेसिकली गाइज, अब मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ जो है शेयर्स। तो शेयर्स बेसिकली इसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल बाकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। इसका मैं आपको सेक्शन भी बताता हूँ, आपके मॉड्यूल में 13 की है इसकी डेफिनेशन, 2 क्लॉज 84 में शेयर्स डिफाइन है। एंड शेयर की डेफिनेशन आपको बताऊँ तो शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर capital of the company and includes stock। बेसिकली आपको मैं फटाफट एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ क्या होता है। जैसे एक कंपनी है, तो आपको पता है हर कंपनी की क्या होती है, एक कैपिटल होती है। कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ले लो, आप सोल प्रोप्राइटर ले लो या फिर आप पार्टनरशिप ले लो, तो हर किसी की क्या होती है, कैपिटल होती है। तो बेसिकली कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसके बेसिस पे क्या होता है, धंधा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कैपिटल होती है। अब कंपनी के केस में ये कैपिटल क्या होती है कि बहुत ह्यूज अमाउंट की होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस करती है, वो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशन करती है या फिर इंटरनेशनल ऑपरेशंस करती है। तो कंपनी के केस में कैपिटल बहुत होती है। अब जैसे एक सोल प्रोप्राइटर है, तो वो एक दुकान खोल करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, पैसा भी कम चाहिए होगा, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है। तो अब क्या है कि सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन पैसा लगा के बैठा है, वेरस पार्टनर की केस में पता है आपको मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो 50 पार्टनर्स क्या है, पैसा लगा करके बैठे होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें क्या है, फंड्स भी बहुत वो होते हैं, लाइक कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो किसी एक पर्सन से नहीं ले सकते हम, या तो फिर 10-20% से नहीं ले सकते ऐसे, लाइक क्योंकि अमाउंट बहुत है ना। अब सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो उसमें अमाउंट भी कम कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन कंपनी के केस में क्या हो जाता है कि कैपिटल ह्यूज होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल पर्सनस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल पर्सन क्यों चाहिए होता है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग की तरह लूँ, सपोज ये हो आप, ठीक है, और आपको एकदम से रिक्वायरमेंट हो गई 1000 रुपीज़ की, आपको 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई। ये हैं आपके फ्रेंड्स, ये हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई।
ओके गाइस, तो आपको है 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट, तो आपने सोचा कि मेरे को 1000 रुपीज़ की जरूरत है। आपका बेस्ट फ्रेंड था ए, आप गए ए के पास कि मुझे 1000 रुपीज़ दे दे, 1000 रुपीज़। तो ए ने थोड़ा हेजिटेट किया कि यार 1000 रुपीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट है। पर फिर आपने सोचा, तो ए थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, फिर आपने सोचा कि यार आपको 1000 रुपीज़ तो टोटल में चाहिए ना, ठीक है। तो आपने सोचा कि रैदर देन मैं ए पे सारा बर्डन डालूं इस 1000 रुपीज़ का, मैं अपने 5 जो फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी ई, उन पे इक्वल इक्वल बर्डन डाल देता हूँ। या फिर ऐसे कर देता हूँ जैसे मतलब सपोज करो कि इसने यही सोचा कि इसने सोचा कि मैं अपने ये अमाउंट जो मेरे को रेस करना है 1000 रुपीज़, मैं अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो उसने 200 रुपीज़ इससे ले लिए, बी से 100 रुपीज़ ले लिए क्योंकि बी की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, इससे 300 रुपीज़ ले लिए, फिर इससे 200 रुपीज़ ले लिए और इससे भी 200 रुपीज़ ले लिए। तो इन टोटल ए के पास अब कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 9 और ये टोटल 1000 रुपीज़। अब क्या हुआ, अब इस चीज़ से क्या हुआ, अब ये जो 1000 रुपीज़ का बर्डन सिर्फ ए पे आने वाला था, वो किस पे आ गया, ए बी सी डी ई में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिस जिस तरीके से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। सपोज ए सी डी एंड ई, ये क्या है, लाइक बी जो है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो इसने सोचा कि यार मैं सिर्फ 100 रुपीज़ ही दे पाऊंगा, तो इसने 100 रुपीज़ दे दिए। ए की अच्छी थी तो इसने 200 दे दिया, सी की और अच्छी थी, ये रिच क्लास में आता था, इसने 300 रुपीज़ दे दिए, और डी इन ई के भी 200 कंट्रीब्यूट कर दिए। तो इस केस में क्या हुआ कि जो 1000 रुपीज़ का बर्डन था, ये 1% पे आने के बजाय किस पे आ गया, सब सारे फ्रेंड्स पे आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि रिस्क कम हो गया। अब अगर आप ये 1000 रुपीज़ देने में फेल भी हो जाते हो, तो वो क्या है, वो लॉस सिर्फ 1% का नहीं होगा, वो सबका थोड़ा थोड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर सिर्फ ए पूरा 1000 रुपीज़ दे देता, तो ए का ही पूरा 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाता अगर आप इसको पे नहीं करते। तो दिस इज वाई क्या करते हैं, कंपनी भी जब अपनी कैपिटल इशू करती है, कैपिटल रेज करती है, तो 1% ना लगा करके कंपनी क्या है, मल्टीपल सोर्सेज से क्या लेकर के आती है, पैसा लेकर के आती है, मतलब मल्टीपल पर्सन से। अब इस केस में क्या हुआ कि आपने ये 1000 रुपीज़ को इतने इतने स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो वैसी कंपनी अपनी कैपिटल को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है स्मॉल यूनिट्स में, एंड इसी स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं, शेयर्स। यू गेटिंग इट गाइस। अब इसको मैं आपको थोड़ा उसके साथ एग्जांपल लेकर के लिखता हूँ, फिगर्स लेकर के चलता हूँ। सपोज एक कंपनी की कैपिटल थी 100 रुपीज़ मान करके चलते हैं, छोटा अमाउंट लेकर के चलते हैं, 100 रुपीज़ मान करके चलते हैं। तो कंपनी ने सोचा कि यार 100 रुपीज़ में 1% से लेने के बजाय 10% से ले लूंगी, या फिर कंपनी ने सोचा कि मैं इसको 100 रुपीज़ एक ही पर्सन से लेने के बजाय मैं क्या कर दूंगी, मल्टीपल पर्सन से ले लूंगी। उसने डिसाइड नहीं किया, तो उसने क्या किया, इसको स्मॉल यूनिट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के लिए इसने मान लो इसको कितने पीसीज में ब्रेक किया, अगर मैं आपको बताऊं तो मान करके चलो इसने 10 पीसीज में ब्रेक कर दिया, 10 पीसीज में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके 10 पीस हो गए। यू गेटिंग इट गाइस। तो अब एक पीस की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई। यू गेटिंग इट। अगर आपको समझ आ रहा हो तो 100 रुपए की कैपिटल थी, उसने क्या है 10 पीसेज में ब्रेक कर दिया, ऐसे करके 10 पीसेज में ब्रेक कर दिया। तो एक पीस की वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए, 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपए। तो यही पीस क्या है, ये एक शेयर है, ये वाला भी पीस क्या है, शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज है। समझ रहे हो। अब क्या है, कंपनी गई, यह है शॉप जिसको बोलते हैं मार्केट में। तो कंपनी गई मार्केट में, कंपनी ने ये जो 100 रुपए इशू करे थे, ये जो 100 रुपीज इशू किए थे कंपनी ने, 100 रुपये इशू किस फॉर्म में करे थे, ऐसे 10 शेयर्स इशू करे थे, और एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी। तो ये सारे शेयर्स कंपनी ने डाल दिए किसमें, मार्केट में। अब मार्केट में जो पर्सन खड़े थे, जो ऐसे लोग खड़े थे, उन्होंने क्या सोचा कि यार देखो कंपनी के शेयर्स आए हैं, तो सबने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खरीद लिया। अब टोटल शेयर्स कितने हैं, 10 शेयर्स हैं। यू गेटिंग इट ना, 10 शेयर्स हैं। इसने सोचा मैं 5 खरीद लेता हूँ, इसने सोचा मैं 2 खरीद लेता हूँ, इसने सोचा मैं 1 खरीद लेता हूँ, इसने भी सोचा मैं 1 खरीद लेता हूँ, इसने सोचा मैं 2 खरीद लेता हूँ, ऐसा मान को तभी होंगे ना 10 शेयर्स होंगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे करके 10 शेयर वो हो गए। क्यों, क्योंकि सब ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से शेयर्स खरीद लिए, एंड कंपनी के पास भी सब बंदों का पैसा आ गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बंदे ने इन्वेस्ट किया। अब जिसके पास 1 रुपए था, वो भी क्या है, अब कंपनी का इक्वली हक रखता है, लाइक वो भी मालिक है, वो चाहे कम शेयर्स का मालिक है लेकिन मालिक है, ठीक है ना। तो यही होता है। इसी वजह से कंपनी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है शेयर्स। अब मैंने आपको रीजन भी दे दिया क्यों करती है, तो आई होप आप ये चीज कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नाउ इसमें मेरे को थोड़ा सा आपको इन डेप्थ लेकर के चलना है, सो दैट फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के चलूंगा। अब क्या होता है गाइस, अब इसी एग्जांपल को ना यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार दोबारा से अच्छे से कर देता हूँ, उसमें इसी में आपको थोड़ा और डिटेल में करवाने वाला हूँ ये एग्जांपल।
तो अभी क्या था, ये कंपनी थी एंड ये थी मार्केट। तो इस कंपनी ने क्या करे हैं, 100 रुपीज़ के ऐसे 10 शेयर्स क्या करे हैं, इशू करे हैं @ 10 ईच, यानी 10 शेयर्स इशू करें और @ 10 ईच। अब ये क्या है, एक पर्सन है, मार्केट में एक पर्सन है, इसने क्या करे हैं, मार्केट से जाकर के 5 शेयर परचेज करें। यू गेटिंग इट गाइस? इस पर्सन ने क्या किया, 5 शेयर्स परचेज करें इसके, और बाकी के 5 शेयर्स किसी और पर्सन ने करें। तो अब मैं सिर्फ इस पर्सन का लेकर के चलूं तो ये पर्सन कंपनी को कितने रुपीस देगा, इसके पास कितने हैं, 5 शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, मैंने लिखा ना @ 10 ईच। तो इसको कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये 50 रुपए क्या है कि कंपनी जैसे है, अब कंपनी का क्या, मान लो कंपनी को ये ब्रिज बनाना था, कंपनी ने ये जो 100 रुपए इशू करे हैं, ये शेयर्स इशू करे हैं, ये इस ब्रिज बनाने के लिए इशू किए थे। अब ये ब्रिज 8 से 10 साल के अंदर अंदर बनेगा, तो कंपनी को क्या चाहिए, 8 से 10 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए। लाइक ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टिंग के साल में ही सारा पैसा ले ले, 100 रुपए चाहिए थे कंपनी को, कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि ये 8 से पहले साल में, फर्स्ट ईयर में ही क्या है, 100 के 100 रुपए ले लिए, क्योंकि कंपनी के पास फिर क्या हो जाएंगे, आइडल फंड्स होंगे, लाइक पैसा पड़ा होगा लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा वो ब्रिज बनने के लिए 8 से 10 साल लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट साल में सब कुछ कंप्लीट कर देगी, ज्यादा पैसा आ गया तो। इसलिए कंपनी को क्या है, फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ही बारी में सब कुछ नहीं मंगाती है। अभी इसने बंदे ने देने थे कंपनी को, आई एम सॉरी गाइस, इस पर्सन ने देने थे कंपनी को 50 रुपीज। ठीक है, तो अभी 50 रुपीज कंपनी ये नहीं बोलेगी कि एक ही बारी में दे दो मेरे को, फर्स्ट ईयर में दे दो। कंपनी क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब तक इससे पैसा मंगा लेगी। तो कंपनी क्या करती है, एक ही बारी में ना मंगाने के बजाय डिफरेंट टाइम्स या फिर डिफरेंट तरीके से पैसा मंगाती है। तो वो क्या है, सबसे पहले मंगाती है वो एप्लीकेशन के नाम पे, ओके। देन वो मंगाती है अलॉटमेंट के नाम पे, अलॉटमेंट में पूरा लिख देता हूँ। देन वो मंगाएगी यहाँ पे फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और ये कॉल्स ऐसे चलते रहती हैं जितने भी कंपनी को खींचना है, लाइक 3rd कॉल, 4th कॉल, 5th कॉल, ऐसे करके। तो वो 50 रुपये ऐसे नहीं। अब मान करके चलो कि एप्लीकेशन पे उसने मंगा दिए 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, अलॉटमेंट पे मंगा दिए उसने 2 रुपये पर शेयर, यहाँ पे मंगा दिए उसने 1 रुपये पर शेयर, एंड सेकेंड कॉल उसने मंगा दी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अब जो ये पर्सन है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार रियल लाइफ में होता क्या है कि अब जब ये पर्सन जाएगा तो ये पर्सन क्या आएगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में उसको दिखेगा कि इस कंपनी के क्या है, शेयर्स लिस्टेड है। तो वो क्या लिखेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक है, और उस एप्लीकेशन पे जितना भी कंपनी ने एप्लीकेशन पे रुपीज़ मांगे होंगे। अब कंपनी ने क्या बोला है कि मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए 5 रुपये, यानी एक शेयर कोई खरीदेगा तो उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। अब इस पर्सन ने सोचा कि मेरे को 5 शेयर्स खरीदने हैं, तो वो 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी देगा। अब क्या है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन लिखेगा और बोलेगा कि मुझे 5 शेयर्स चाहिए, और अमाउंट कितना दे देगा, 25 रुपये कंपनी को ट्रांसफर कर देगा। ये क्या किया इसने, एप्लीकेशन कंपनी को दी है, एप्लीकेशन क्या कर दिया उसने, कंपनी को दे दिया। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में कैसे होता है, वैसे सब डिजिटलाइजेशन होता है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि इस पर्सन ने क्या किया, एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन में उसने लिखा कि मुझे 5 शेयर्स चाहिए, और 5 शेयर्स के साथ वो क्या है, कंपनी को कितने रुपए देगा, 25 रुपए देगा। अभी सिर्फ 25 रुपए ही क्यों देगा, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपए मुझे चाहिए, यानी कोई एक शेयर खरीद रहा है तो वो 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे दे देगा, जब वो एप्लीकेशन दे रहा होगा। तो अब एप्लीकेशन दे रहा था, उसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो 5 × 5 25 रुपीज़ वो क्या दे देगा, एप्लीकेशन के टाइम पे दे देगा। अब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है तो कंपनी क्या है, डिसाइड करेगी, या तो एक्सेप्ट कर देगी इसकी एप्लीकेशन, या तो रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। अब अगर एक्सेप्ट कर ली, मतलब अगर रिजेक्ट कर ली, तो ये क्या है, जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया है 25 रुपये, इसको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब कंपनी को क्या है, इसको शेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। तो उसी शेयर्स को ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं, कि कंपनी क्या करेगी, शेयर्स उसको अलॉट कर रही है, उसके खाते में डाल रही है। अब अलॉटमेंट कर रही है, मतलब उसने बोला है कि अलॉटमेंट पे कितना है, 2 रुपये मैं लूंगी। तो अब कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और ट्रांसफर कर रही है, यानी अलॉट कर रही है शेयर्स उसको। अब अलॉट कर रही है तो कंपनी उसको क्या बोलेगी कि भाई 2 रुपये के हिसाब से और रुपए दो। तो ये पर्सन क्या करेगा, 5 शेयर्स पे 2 रुपये और देगा, तो यानी 10 रुपीज़ और देगा।
तो 25 रुपये उसने क्या दे दिए, एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, 10 रुपये उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिए। अब मान लो ये प्रोजेक्ट 8 से 10 साल का था, तो कंपनी ने सोचा कि मैं थर्ड ईयर में क्या है फर्स्ट कॉल कर लेती हूँ। अब थर्ड ईयर में कंपनी ने बोला कि मेरे को फर्स्ट कॉल के पैसे दो, तो ये पर्सन फिर से जाएगा और बोलेगा कि मेरे फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये बनते हैं, कंपनी को डिपॉजिट करा देगा। अब मान लो 10th ईयर में कंपनी ने सोचा कि यार चलो फाइनल ईयर है, अब की फाइनल कॉल भी कर ही लेते हैं, 2 सेकंड कॉल भी कर ही लेते हैं, तो उसने सोचा कि 2 रुपये की कॉल कर लेते हैं। तो अब ये पर्सन कंपनी को कितने रुपए देगा, अपने 5 शेयर्स पे 10 रुपये दे देगा इसी हिसाब से। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, कंपनी ने पूरे इससे कितने रुपए रेस कर लिए, उसने 25 रुपये एप्लीकेशन पे रेस करे, 10 रुपये अलॉटमेंट पे किए, ठीक है, 5 रुपये फर्स्ट कॉल पे करे एंड 10 रुपये सेकंड कॉल पे करे। तो आप टोटल करो तो ये 50 रुपये होगा, और कंपनी को इसको देने भी कितने थे, 50 रुपये। ठीक है, तो यही है कि कंपनी ने इनिशियली 50 रुपये ना लेकर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लिए, एंड वो डिफरेंट स्टेजेस सिर्फ यही हो सकते हैं, या तो एप्लीकेशन, या तो अलॉटमेंट, या तो फर्स्ट कॉल, या तो सेकंड कॉल। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे इसने सेकंड कॉल पे 2 रुपये मंगा लिए थे, ऐसा भी हो सकता था कंपनी 1 रुपये यहाँ मंगा ले और फिर ऐसे थर्ड कॉल बनाए और 1 रुपये फिर बाद में मंगा ले। तो ऐसा भी हो सकता है, कॉल्स कितनी भी बन सकती है, बट मेन आपको ये याद रखना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन का मनी क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। अब इसी बेस पे हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ बेसिकली टाइप्स ऑफ कैपिटल ही है। मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल समझाने के लिए ये चीज़ क्या है पूरा एक्सप्लेन करिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बेस पे हम आपकी बुकिश लैंग्वेज में जो चीज़ें हैं वो करने वाले हैं। अब आ जाता है हमारा टॉपिक्स गाइस, सबसे मतलब बेसिक टॉपिक है कह सकते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट कैपिटल जो आती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, या तो इसको हम कह सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। तो ये दोनों कैपिटल्स क्या हो जाती हैं, ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, ये दोनों एक ही नाम है। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली अपने आप में कोई कैपिटल नहीं होती है, ये क्या हो जाती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी इज रजिस्टर्ड विद। आप इसको बुक से भी रीडिंग कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, बेसिकली ये आपको याद रखना है गाइस, ये आपको आगे बहुत काम करेगा। तो दिस इज बेसिक्स, ठीक है ना। तो लॉ में, अकाउंट्स में, सबका बेसिक्स है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, एक कंपनी है, तो जब ये इनकॉर्पोरेट होती है तो इसको अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है डिसाइड करनी पड़ती है। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, कैपिटल रेस करने के लिए क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है। अब शेयर्स तो ऐसे तो कितने भी इशू कर सकती है, ऐसे मान लो उसने क्या 2 करोड़ रुपए रेस कर दिए, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट्स में ब्रेक कर दिए, एंड पब्लिक ने ले भी लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पब्लिक को, एक पर्सन को 2 करोड़ थोड़ा ना देने पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे तो कंपनी कितना भी अमाउंट रेस कर सकती है। तो उसको एक चेक रखने के लिए, उसको एक लिमिट रखने के लिए कंपनी ने क्या बोला है, एमसीए ने एमसीए कह रहा हूँ, आरओसी ने एक तरीके से लॉ बनाया है, या फिर कंपनीज एक्ट में एक लॉ है कि कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी, एक लिमिट होगी। तो उस मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग क्या है, उस मैक्सिमम लिमिट को कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। मान लो इस कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़, तो ये जब कंपनी भी जब भी ऐसे करके कैपिटल रेज करेगी, मान लो इसने पहले फर्स्ट ईयर में क्या करा, 2 करोड़ की कैपिटल रेज करी, ठीक है, फिर ये 2 करोड़ की कैपिटल अपने आप आ रही होगी, जैसे भी आ रही होगी। फिर जब 10th ईयर हुआ, 10th ईयर या 50th ईयर, और कंपनी को लगा फिर से वो कर लेते हैं यार, फिर से शेयर्स इशू कर लेते हैं, तो उसने फिर क्या कर दिया, 3 करोड़ के शेयर इशू कर लिए। अब क्या है कि 2 और 3 5 करोड़ की टोटल कंपनी क्या कर चुकी है, शेयर्स इशू कर चुकी है और कैपिटल रेस कर चुकी है। अब वो ज़्यादा नहीं कर सकती, तो दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल इज मैक्सिमम अमाउंट, और हर कंपनी को ये मैक्सिमम अमाउंट की डिसाइड करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, ठीक है। इसको कैपिटल क्लॉज कहते हैं, ये एमओए वाले टॉपिक में आपका फिर से आएगा, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार फिक्स हो जाती है कंपनी, आप आरओसी पे जाओ, आरओसी को स्टैम्प ड्यूटी पे करो, और फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लाइक इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। तो ऐसे नहीं है कि लाइफ टाइम फिक्स हो जाती है, बट ये है कि पहली बारी में आपको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स करनी पड़ती है कैपिटल। दिस इज ऑथराइज कैपिटल, हर टाइम के लिए करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल क्या आ जाती है हमारी, सेकेंड आ जाती है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल बेसिकली क्या होती है, इट इज़ नथिंग जस्ट कि कंपनी ने इशू कितनी करी है मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कंपनी है, इसकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ है, कि भाई कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल 5 करोड़ होगी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, अभी कंपनी को 5 करोड़ की जरूरत नहीं है, कंपनी ने भी काम करना स्टार्ट किया है, तो कंपनी ने सोचा कि अभी मैं 10 लाख रुपए रेस कर लेती हूँ कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है।
अब ये कैपिटल के फॉर्म में 10 लाख रुपए ले लेगी और क्या करेगी, 10 लाख के रुपए के क्या कर देगी, शेयर्स इशू कर देगी। तो यही कि जितनी कंपनी ने कैपिटल रेज कर दी है, कैपिटल रेज्ड इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, कि कितने कैपिटल कंपनी ने मार्केट, कितने शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं मार्केट में इशू कर रखे हैं सब्सक्राइब होने के लिए, कि लोग मतलब बेसिकली कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं कंपनी ने मार्केट में, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, ठीक है। अब शेयर्स इशू करें मतलब आप समझ रहे हो ना, कि मैंने आपको बताया कैपिटल की ही स्मॉलर यूनिट क्या है, शेयर्स हैं। तो शेयर इशू करें मतलब ये समझ जाओ कि कंपनी ने कैपिटल रेज किया है। कैपिटल रेज करती क्यों है, कंपनी को क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होता है। गेटिंग इट गाइस, आप पूरा कनेक्ट कर पा रहे हो ये चेन, ठीक है। तो ये चीज़ है। इशूड कैपिटल क्या है, बेसिकली इशूड कैपिटल इज नथिंग, कंपनी ने क्या किया है, जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल से कंपनी ने कितने अभी शेयर्स इशू करे हैं कैपिटल रेज करने के लिए। फिर नेक्स्ट कैपिटल की क्या आ जाती है हमारी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब क्या सीन होता है, कंपनी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू करी, ठीक है, लेकिन जब ये चीज मार्केट में गई तो लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे, लोगों ने लिए होंगे शेयर्स, लेकिन लोगों ने सिर्फ क्या लिए, 9 लाख शेयर्स ही लिए, ठीक है ना। बाकी के 1 लाख शेयर्स क्या हो गए, अनसोल्ड रहेगा, बाकी के 1 लाख लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, तो सिर्फ 9 लाख शेयर्स की क्या हुए हैं, सब्सक्राइब किया है। सिर्फ 9 लाख लोगों ने क्या है, 9 लाख शेयर्स, मतलब लोगों ने सिर्फ 9 लाख शेयर्स ही खरीदे। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, कि इशूड में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, अभी वीडियो मैंने क्या है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इशू कर दिया है, लाइक सब देख सकते हैं इसको, लेकिन आप सब में से जितनों ने भी देखी है इसको क्या है, कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, कि लाइक कंपनी ने भी मार्केट में सब बंदों के लिए इशू कर दिए थे कि भाई जिससे इसको खरीदना है खरीद लो, लेकिन क्या है कुछ कुछ बंदों ने क्या किए, सब्सक्राइब करे, किस कुछ बंदों ने आकर के कंपनी की कैपिटल के लिए खरीदी है। तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब इसमें एक कैपिटल आती है फोर्थ, मैं आपको बुक से भी देख लेता हूँ, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड फिफ्थ पेड अप। अब आप इसको नाम से समझ पा रहे हो कि कॉल मतलब जितनी कॉल करी है। अब मैंने आपको बताया ना कि कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में करती है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। तो ऐसे करके मान ले, मैं जैसे मैंने आपको इसी एग्जांपल से करवा देता हूँ, लास्ट वाले एग्जांपल से, अगर आप समझ पाओ इस एग्जांपल को तो। अब क्या है, मान लो कंपनी ने क्या है 10 रुपए इशू रेस करने थे, ठीक है, तो कंपनी ने 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो कंपनी ने सपोज करो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला पैसा मांग लिया है, तो कंपनी ने टोटल कितना मांग लिया है, 10 रुपए मांग लिया है। अब कंपनी ने जब थर्ड ईयर आया, कंपनी ने सोचा कि जब थर्ड ईयर होगा तब मैं फर्स्ट कॉल करूंगी, और जब 10th ईयर आएगा तब मैं सेकंड कॉल करूंगी। तो अभी तक कंपनी ने क्या किया है, 10 रुपए रेज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप, यानी कितना मंगा लिया है, ठीक है, वो है 10 रुपए। आई एम सॉरी, वो 10 रुपए क्यों होगा, ये मैं क्या टोटल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी गाइस। कॉल्ड अप कितना है, 5, 6 और 7, इसको तो 7 बोलेंगे ना, ये 7 रुपए है। वही मैं सोचू 10 रुपए का तो शेयर है और अभी 2 कॉल्स बची हुई हैं, तो 10 कैसे हुआ, आई एम सॉरी। तो 7 रुपए, 7 रुपए क्या है गाइस, कॉल्ड अप कैपिटल है, कि कंपनी ने कितना मंगा लिया है। अब कंपनी ने अभी ये नहीं मंगाया ना, 1 रुपए ये नहीं मंगाया और 2 रुपए ये नहीं मंगाया। आपको पता है टोटल शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपए है। तो 10 रुपए में से कंपनी ने कितना मंगा लिया है, अभी 7 रुपए मंगा लिया है, और ये बचा हुआ जो 3 रुपए है, क्योंकि टोटल 10 रुपए का और अभी कॉल कितना कर लिया है, 7 रुपए कर लिया है, जो बचा हुआ 3 रुपए है, ये क्या है, अभी अनकॉल्ड कैपिटल है, यानी अभी कॉल नहीं करी है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, ऐसा भी होता है कभी कभार कि जैसे कंपनी है, कंपनी ने क्या है 5 रुपए मंगाए, 2 रुपए मंगाए, तो कंपनी ने क्या बोला कि 7 रुपए मुझे क्या कर दो, पैसे कर दो। अब जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया था उसमें से ये 1% था, ठीक है। इस 1% ने क्या किया, अपने जो इसने मान करके चलो, इस 1% ने क्या लिए थे, एक शेयर खरीदा था कंपनी का, ठीक है। तो उस पर्सन से भी कितना रुपए मांगा होगा, 7 रुपए मांगा होगा, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, ठीक है ना। इसने एप्लीकेशन का मनी तो दे दिया था, लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आई तो उसने अलॉटमेंट का पैसा क्या किया, नहीं दे पाया, उसके पास पैसा नहीं था। तो इसने 5 रुपए तो कंपनी को दे दिया था। तो जब सेकंड कॉल, यानी कि जब अलॉटमेंट की बारी आई, अलॉटमेंट मांगा कंपनी ने, 2 रुपए मांगा कंपनी ने कि भाई बचा हुआ 2 रुपए दे अलॉटमेंट का, तो इसके पास पैसे नहीं थे, इसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप यानी कि जितनी लोगों ने, कंपनी ने मांगी, कॉल्ड में से
कितने लोगों ने कैपिटल पे कर दिया, कि पूरी की पूरी पे कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, कंपनी ने 10 शेयर्स इशू करे थे, 10 शेयर्स पे कंपनी ने क्या मांगे थे, 7 रुपए मांगे थे, तो कंपनी की कॉल्ड अप कितनी थी, 70 रुपए कैपिटल थी कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन पेड अप कैपिटल क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये एक पर्सन था, इसके पास एक शेयर था और इसने 2 रुपए नहीं दिया है, तो पेड अप कितनी होगी, यानी इसमें क्या है, एक शेयर है जिसने 2 रुपए नहीं दिया है अभी, तो कितना, 2 रुपए नहीं आया होगा कंपनी के पास, तो पेड अप कितनी होगी, 68 रुपीज होगी। क्यों, क्योंकि इसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो दे दिया है ना, इसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, तो पेड अप यानी कितनी पे हो गई है कंपनी के पास। आपको अमाउंट फिगर फिर शो नहीं हो रही है, आई होप यू कैन सी दिस, कि पेड अप कैपिटल में क्या है, एक शेयर पे 2 रुपए का डिफॉल्ट है कि अभी उसने नहीं दिया, तो पे कितनी हुई है, सिर्फ 68 रुपीज पे हुई है। 70 रुपए की वो थी, कॉल करी थी कंपनी ने, कॉल करी थी 70 रुपए की शेयर, लेकिन उसमें से पे कितनी हुई है, सिर्फ 68 हुई है। क्यों, क्योंकि ये एक पर्सन था, इसने क्या 2 रुपए का अभी डिफॉल्ट किया है, इसमें से अलॉटमेंट मनी इसने क्या है अभी पे नहीं किया है, तो दिस इज कॉल्ड एज गाइस पेड अप कैपिटल। यू गेटिंग इट। अब मैं आपको एक बार बुक से रीडिंग दे देता हूँ उसकी। तो दिस इज योर टॉपिक गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले क्या है, नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल हैज बीन डिफाइंड, ये सेक्शन दे रखा है, और उसके बाद क्या है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज ऑथराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स। तो मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंपनी क्या है शेयर इशू करके रेज कर सकती है, ये बाद में क्या हो सकती है, चेंज कर सकती है। देखो, एंड अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटीज। लाइक कंपनी क्या करती है, जब अपनी ऑथराइज कैपिटल सेट करती है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वही चीज है। अब इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल विच मीन सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी क्या है कि कंपनी जो इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, मार्केट में जो कंपनी कैपिटल इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी एक ये पूरी कैपिटल थी कंपनी की, ये पूरी ऑथराइज कैपिटल थी मान करके चलो। इस ऑथराइज कैपिटल में से जो ये वाला पार्ट था, ये कंपनी ने क्या किया, इशू किया। अब इस पार्ट में से भी इतना पार्ट क्या हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है। जो इशू करा था उसमें भी आधे सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, लाइक जैसे बताया था। अब इसको एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप में पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, यानी कि इसकी पेमेंट कर दो, कंपनी ने पैसा मंगा लिया है। पेड अप कैपिटल इज द टोटल पेड और क्रेडिटेड एज पेड अपॉन शेयर्स इशू, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो कंपनी ने मांगा उसमें से कितना लोगों ने दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। यू गाइस गेट इट। तो हमारा शेयर्स वाला टॉपिक हो गया है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला है इक्विटी शेयर्स क्या होती है। बेसिकली ये वाला डायग्राम देखो, तो शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बस यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, फिर हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। यस गाइस, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था शेयर्स। तो बेसिकली शेयर्स क्या होती है, स्मॉलर यूनिट ऑफ होती है कैपिटल। तो अब इसी कंपनी की कैपिटल को क्या किया है, डिवाइड किया गया। अब मैं आपको बताऊँ ना, जैसे आपको पता होगा ये चीज़ कि कंपनी में कैपिटल लाने के क्या है, 2 तरीके हैं। या तो कंपनी क्या कि शेयर्स इशू कर दे, या तो डेट कैपिटल लेकर के आ जाए। कैपिटल इज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, नॉर्मल पैसा है। पैसा किस चीज के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो दिस इज कैपिटल। अब ये क्या है कि अगर शेयर्स वाली कैपिटल है, यानी कि अब जैसे अगर आपको मैं बताऊं, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है मान लो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लोन है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और इसमें कैपिटल है, यानी जो पर्सन ने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल, वो क्या है, वो है पूरे 5 लाख रुपए का। तो इसकी पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप के पास पैसा कितना है जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, दिस इज 10 लाख रुपीज। तो उसने स्टार्टिंग में सोचा कि मेरे पे 5 लाख रुपए मैं अपने अकाउंट से लगा दूंगा और 5 लाख रुपए का लोन ले लूंगा, तो उसके पास पूरे 10 लाख रुपए है क्या, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दिस इज कि लाइक ये लोन वाला अमाउंट नहीं है कंपनी के केस में। ये जो कैपिटल है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसने, वही क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। कि लाइक ये शेयर कैपिटल क्या है, लोगों का पैसा है। यू गेटिंग इट, लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, ये कोई डेट कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। अब ये शेयर कैपिटल क्या होती है, 2 टाइप की होती हैं बेसिकली। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
तो अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, यही हमें मेन पढ़ना है। आपको थोड़ा सा और बता दूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी, चलो इसको बाद में बता दूं, पहले आपको इनके बीच में मेन डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, ये रियल ओनर्स होते हैं। तो आप बोलोगे ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। अब रियल ओनर्स, ओनर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट चीज क्या होती है, वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। ओके गाइस, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है कि ये रियल ओनर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, सारे डिसीजंस वगैरह सब कुछ ये लेते हैं। ये ओनर्स होते हैं, इनका कोई वो नहीं होता है, काम नहीं होता है। ये बैठ करके क्या करते हैं, ये डिविडेंड खाते हैं और प्रॉफिट खाते हैं। इनको मतलब नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या डिसीजन नहीं ले रही, बट इनको इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को क्या है, मतलब है, जो भी दिमाग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो ये लगाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सिर्फ ओनर्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके पास वोटिंग राइट होता है। अगर कोई मीटिंग होती है, ठीक है ना, तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये मीटिंग हो रही है, तो इन शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ये क्या है, वोट करेंगे उसमें। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले क्या करते हैं, नो वोटिंग राइट्स, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो ये वोट भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस आता है, जो इनको अलग करता है, वो इसके नाम से पता चलता है, प्रेफरेंस वर्ड से। तो प्रेफरेंस आपको पता है ना कि किसी भी चीज में प्रेफरेंस दी जानी, तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है, दो कामों में प्रेफरेंस दी जाती है। पहला काम क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, इक्विटी वालों को नहीं दिया जाएगा। ये साउंड ऑड करता है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट में पार्ट ले रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका काम ही ये है। ये पैसा लगा करके छोड़ चुके हैं कि भाई हमें सिर्फ, हमने पैसा कंपनी में इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हमें डिविडेंड चाहिए। तो इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रेफरेंस, इन दो कामों में प्रेफरेंस मिलती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके गाइस, तो जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो रहा हो तब सबसे पहले किसको, अगर मान लो कंपनी ने सोचा कि मैं डिविडेंड पे करती हूँ, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। अब क्या है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। अब कंपनी सोच रही है कि यार मैंने अपने सारे लेनदारों को पैसा चुका दिया, अब जो बचे हैं ये ओनर्स बचे हैं, अब ओनर्स का भी पैसा चुका देती हूँ, जो ओनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी उनका भी पैसा चुका देती हूँ। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिली जाएगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का अमाउंट रीपे होता है, तब भी किसको मिलेगी प्रेफरेंस, इनको मिलेगी प्रेफरेंस। और क्या होता है, एक और फीचर जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, नो फिक्स्ड डिविडेंड। लेकिन इसके केस में क्या होता है, फिक्स्ड डिविडेंड, यानी ये सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड, इनको सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलेगा कि भाई मानकर चलो इसको 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, या 12% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो इनको क्या मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है कि लाइक अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो इनको 9% का ही डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इनको ऐसा हो सकता है, इनको पे कर दिया, इनको तो फिक्स पे अमाउंट पे करा जाएगा, फिर जो बचा है वो इनको दे दिया, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार लॉसेज, मतलब प्रॉफिट बहुत कम हुआ है और इनको दे दिया और इनके लिए इक्विटी वालों को कुछ बचा ही नहीं है तो इनको नहीं देंगे। तो ऐसा होता है कि इनको पे करना क्या होता है, कंपलसरी भी होता है गाइस कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर वाले क्या करते हैं, इनका मेन पर्पज ही ये होता है कि ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे एक अर्निंग चाहिए, इसीलिए इनको प्रेफरेंस बोला गया है। और इनको प्रेफरेंस भी दी जाती है दो कामों में, यही मेन डिफरेंस है इस चीज में, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक बार बुक से वो करवा देता हूँ, रीड करवा देता हूँ क्या कह रहा है ये। देखो गाइस, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो टाइप की कैपिटल होती हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो टाइप के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना यहाँ पे, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ शेयर्स होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स में भी दो टाइप के शेयर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि अब एक शेयर पे एक वोट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पर्सन एक बार वोट देगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कई बार एक शेयर पे मोर देन वन वोट,
कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसपे एक शेयर पे क्या है कि आप एक से ज़्यादा बार वोट काउंट होंगे। मतलब अगर मान लो कंपनी के वो डिपेंड करता है कि कितने वोट्स रखे हुए हैं, कि 2 रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं, तो ऐसे करके होता है कि अगर एक शेयर पे एक वोट है तो उसको बोल देंगे इक्विटी शेयर, मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स। लेकिन अगर एक शेयर पे एक से ज्यादा बार क्या है आप वोट कर सकते हो, लाइक वोटिंग राइट्स एक से ज्यादा है, एक शेयर पे एक वोट नहीं है, ऐसा मान करके चलो ऐसा है कि एक शेयर पे आपके 2 वोट्स हैं। ऐसे ये वाले इक्विटी शेयर ऐसे हैं कि जिनके पास ये एक शेयर है, उसका मतलब उसको वो 2 बार उसके पास 2% की वोटिंग पावर है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैं इनके पास। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है कि इक्विटी शेयर कैपिटल किस किस के टाइप के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स मतलब एक शेयर एक वोट नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है ना। तो वही चीज होती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। फिर आ जाता है बेसिकली यही के रियल ओनर्स होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है, ये एग्जांपल आप रीड कर सकते हो। फिर आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विद हु एंटर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 43, अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को मैंने आपको बताया ना कि क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। तो ये कैरी क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं किसमें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एंड रीपेमेंट। रीपेमेंट कौन सा केस, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी बंद हो रही है और कैपिटल रिपे की जा रही है, तो उस केस में क्या है, इनको क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है, यानी ये प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करता है, ठीक है। कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल डिस्पाइट दैट इट इज एंटाइटल्ड टू ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, नेमली, क्या कह रहा है ये। तो अगर किसी भी कैपिटल में क्या है कि 2 राइट्स मिल रहे हैं, क्या डिविडेंड के रिस्पेक्ट में प्रेफरेंस मिल रही है, या रिस्पेक्ट मिल रही है कैपिटल के, मतलब क्या मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, तब उनको क्या कहा जाएगा, उनको डीम टू बी क्या कहा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाएगा। यानी आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स के उसमें ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। क्या कंडीशन है कि उसमें क्या है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंस होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल रिपेमेंट। तो ये चीज क्या कह जाती है, इस केस में हो जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली इतना ही था, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है। अब वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बहुत टाइप की होती है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, लेकिन वो सब इसमें नहीं है, शायद आपके अकाउंट्स में है वो, हाँ आपके अकाउंट्स में है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें आप बेसिकली इतना ही रखो याद कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं। और जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है कि ये रियल ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनका कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ ओनर्स होते हैं, काम नहीं करते कुछ भी, नो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पास फिक्स डिविडेंड होता है कि लाइक 9% का ही डिविडेंड मिलेगा या 12% का ही मिलेगा, लेकिन इनके केस में ऐसा है कि नो फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट दिस गाइस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एमओ एंड एओ स्टार्ट करेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अवर लास्ट लेक्चर जो कि डॉक्ट्रिन करवाएगा। 3 डॉक्ट्रिन है हमारे सिलेबस में, तो वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, मेक श्योर कि आप कमेंट करें एंड मुझसे पूछें और मुझे सजेशन दें कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर आपका कोई डाउट हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।